हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसे चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? I know, it's been a couple of days. It's been good time that we have connected, but it's चलता है यार, थोड़ा सा you know, it's all right. So, लेकिन जो भी सिलेबस कंप्लीशन है वो मैं आपका फिजिक्स एग्जाम के पहले करके रहूंगा. सो वी आर वर्किंग रियली हार्ड टू डू दैट, है ना. बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई थी, बट इट्स ओके. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड यू गाइस डू अंडरस्टैंड. दैट्स इट. तो कैसे सब लोग? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 2 बहुत दिनों से पेंडिंग था और मैं आ गया अभी आईसीसी 10 का आई से करने के लिए खत्म. सीबीएसई 10 वालों के लिए इसमें थोड़ा बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक एफिशिएंसी वैलिडिटी करंट मेरा सीबीएसई 10 का देखा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड ऑलरेडी देयर. ठीक है, अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मतलब एक दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे शायद, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. ठीक है, बट दिस सेशन इज स्पेशली स्पेशल क्योंकि मैं बताता हूँ. पिछली बार जब मैंने मैग्नेटिक एफिशिएंसी में कराया था सीबीएसई 10 वालों के लिए और आईसीसी 10 का जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 करवाया था, उसके बाद ये चीज हो गई. डांस ट्यूटोरियल्स बी लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. So not only welcome to the magnetic electricity current session, but also welcome to the भरतनाट्यम क्लास. हैं चौधरियों? हैं बड़े खुश हो रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो क्या अभी तो, है ना? सच बताओ, खुश हो रहे हो कि नहीं? हाँ सर, मजा आ गया सर, बड़ा मजा आ गया. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में यही करते हैं हम ना, सब यही करते हैं. इसलिए मैंने बोला हुआ है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल या तो कोई भी हैंड रूल जो अपने पेरेंट्स के सामने मत क्या करना, वरना ऐसे मीम्स आपके घर पे बनेंगे हर दिन. तो थैंक यू सो मच योगराज जी, आपने भाई चलो फेमस कर दिया हमें भी और आप खुद को भी. अच्छी बात है. ठीक है, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको एक झटके में दिखाता हूं. देखो ध्यान से. मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट्स यूजर्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है. आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी. ये आज हम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ, कंपैरिजन ऑफ एसी एंड डीसी, ये हम कर रहे हैं आज के दिन. ठीक है, जनरेटर कॉन्सेप्ट नहीं है आपको इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इस पूरे सिलेबस में नहीं है. तो चिल मारो, एकदम चिल मारो. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इतने अच्छे से समझेंगे कि भाई बोलो जिंदगी किसके सब मोह माए उड़ जाए. देखें, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. सो पार्ट 1 का ये सेशन था, देख लेना जाके, मजा आएगा. लेट्स गेट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहां से शुरू हुई, पहले ये बता देता हूं. ये कहानी शुरू हुई हमारे माइकल फैराडे जी के एक्सपेरिमेंटल लैब से. अब मैं चाहता हूं कि एक कहानी हम समझे. ठीक है, जैसे हमने ओरेस्टेड की कहानी समझी थी, हंसू जी की कहानी समझी थी, वैसे ही है हमारी फर्रू चाचा की कहानी. कौन फर्रू चाचा? फैराडे. अब फर्रू चाचा ने बताया क्या था, वो बहुत ही जिद्दी इंसान थे. उन्होंने कहा इफ ओरेस्टेड और हंसू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो एक कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हुए दिखा सकते हैं, तो हम भी, थोड़ा भाई फर्रू भी दिखा सकता है आपको कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा की जाए. तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, ये समझते हैं. ठीक है, तो लेट्स गो टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन व्हिच रेप्लिकेट्स फैराडेज लैब. सो हियर वी गो टू द लैब. ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ कहीं और ही आ गए हमारे बंधु. हाँ, ये आ गए हमारे सेंटर पे. ठीक है, अब देखो तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने बताया भाई कॉइल को रखा यहाँ पे. सो दिस द कॉइल केप्ट हियर. ठीक है, और उन्होंने पास में एक मैग्नेट को लाकर रख दिया. कॉइल के ऊपर उन्होंने एक बल्ब भी रखा. आप चाहो तो बल्ब को निकाल कर वोल्टेज मीटर भी रख सकते हो कि भाई करंट इंड्यूस होना है तो पहले तो वोल्टेज इंड्यूस होना पड़ेगा ना. टू बी वेरी प्रिसाइज, इन आईसीसी की भाषा ईएमएफ इंड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई नहीं है तो ईएमएफ ही है, वोल्टेज नहीं है. वोल्टेज तब होता जब बैटरी लगती. करेक्ट, यू नो दैट, हमने पढ़ा हुआ है ईएमएफ वगैरह. ठीक है, तो अब चलो मान लो बल्ब रख दें, थोड़ा सा देखने में ज्यादा मजा आता है. तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब एक मैग्नेट को सामने रख दिया और उसके साइड में इस कॉइल को रख दिया. सॉलिनॉइड मान लो, सॉलिनॉइड में बल्ब लगा हुआ रख दिया. लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई भी करंट पैदा हुआ दिखा दे रहा है? आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे करंट पैदा हुआ? अब फर्रूख चाचा को भी नहीं दिखा. अब फर्रूख चाचा सोच रहे कि ये कैसे कर दिया, ये हंसू ने कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे खड़े हुए थे. तो उन्होंने क्या किया, गुस्से मतलब कुछ नहीं हो रहा बोल के उन्होंने मैग्नेट को पकड़ के उठा के फेंक दिया. अब जब उन्होंने मैग्नेट को उठाकर फेंका, तब जैसे आपको यहां पे कुछ हमारे बल्ब में बिजली आती हुई दिखाई दी, तो वैसे उनको भी वहां पे रोशनी दिखी. एंड देन ही सेड, व्हाट जस्ट हैपेंड ब्रो?
he suddenly realized that presence of magnetic field linked to this conductor is not enough. तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यार इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से कनेक्टेड है, जैसा आप देख सकते हो कंपास को देख रहे हो ना, सारे कंपासेस, तो इस कंडक्टर का इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां घूम रहा है, इस पूरे कंडक्टर से लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन सिर्फ लिंक होना, सिर्फ उसके साथ रहना, उसके प्रेजेंस में रहना इनफ नहीं है, सफिशिएंट इनफ नहीं है टू क्रिएट करंट इन दिस और टू इंड्यूस ईएमएफ इन इट। देन व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट Farooq Chacha came in and he said it's not the magnetic field, but it's the changing magnetic field that induces the current. Got it? तो जब आप मैग्नेट को पास ले जाते हो तो ऑफ कोर्स सी बात है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, चेंज हो रहा है, कम से बढ़ रही है तो चेंज हो रहा है। तो इस चेंज की वजह से आपके बल्ब में या तो आपके वायर में बिजली आ रही है, और जब आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो अगेन चेंज हो रहा है ना। अब जरूरी नहीं कि चेंज में सिर्फ बढ़े, कम भी हो सकता है, तो कम हो रहा है तो दोबारा करंट इंड्यूस हुआ। एंड दिस वाज माय अमेजिंग स्टूडेंट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ बाय फैराडे। ये था हमारे फर्रूक चाचा का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्ड को ही सेपरेट करोगे ना, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, इंड्यूस करना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इंड्यूस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझे? तब यही था फैराडे जी का लॉ, जो मैं अभी प्रॉपर्ली आपको स्टेट करता हूं, ठीक है। Whenever there is a change in the magnetic field linked to a conductor, EMF is induced in the conductor. That's it. दोबारा रिपीट करो। So when there is a change of magnetic field linked to a conductor, there is an EMF induced in the conductor. This is the process of electromagnetic induction, and this law is called as Faraday's law of electromagnetic induction. समझ गए? मजा आ गया? क्या बात है। तो ये था लॉ। अब इसके आगे मान लो, देखो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है, ये ना आपके बड़े बड़े जनरेटर में इस्तेमाल होता है, जहां पे भी आपको मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं अपने मैग्नेट को हिला रहा हूं, यहाँ पे ना मैं मैग्नेट को हिला रहा हूं, सो दिस इज माई मैकेनिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, then connected to electrical energy, the basic electromagnetic energy में कन्वर्ट हो रहा है वो, करेक्ट। सो मेरा मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो ये चलेगा नहीं, अगर मैं मूव करूंगा यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या तो मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा तभी तो जनरेट होगा ना ये। सो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, परफेक्ट, नो इश्यूज। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपका जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर में यही फिनोमेना होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव हो रहा होता है, तो कंडक्टर, देखो अभी जरूरी नहीं है कि मैग्नेट पर मुझे मूव करना है, जरूरी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए कंडक्टर से जो भी लिंक्ड है। तो मैग्नेट को मूव करे बिना मैं इस कॉइल को भी मूव कर सकता हूं, हमारा जो कॉइल है इस कॉइल को भी मूव कर सकता हूं। बात तो एक ही है ना, कॉइल को मूव करो, मैग्नेट को मूव करो, मूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पॉइंट आया कि यार जनरेटर कैसे बनाए, जनरेटर में क्या भाई, मतलब आप लोग जाकर ऐसे मैग्नेट को जनरेटर के अंदर ऐसे हिला रहे होगे क्या, करंट पैदा होगा? ऐसे थोड़ी ना होने वाला है, थोड़ी ना हमारे पास इतना वक्त है, और थोड़ी ना दिन ब दिन ऐसे बच्चों को जैसे हाँ सो जा बेटा सो, जैसे मैग्नेट भी लाते जा रहे, थोड़ी ना होता है, नॉट पॉसिबल, इजंट इट? इट्स टू मच वर्क, और इतना पावर मिलेगा भी नहीं हमें, इतनी एनर्जी आएगी भी नहीं। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम कैसे बिना मैनुअल वर्क के यहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो तरीका हुआ ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, कैसे क्रिएट करें। तो उन्होंने शुरुआत की कि क्या मैं इस परमानेंट मैग्नेट को निकालकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। आपके दिमाग में क्या आएगा बताइए जल्दी से। कैन वी इंड्यूस एंड कैन वी कीप इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट हियर? कैन वी? या शैल वी ट्राई? ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हियर, ठीक है। अरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफॉर्मर, हाँ ठीक है, कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या लगता है आपको होगा यहाँ पे करंट जनरेट?
करंट इंड्यूस होगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स ही बातें होगा सर। एक बार मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? दोनों तो मैग्नेट ही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। मुद्दा यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग और नॉट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर। सो व्हेन दे आर केप्ट टुगेदर इट्स नॉट चेंजिंग, बट व्हेन आई स्टार्ट मूविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल इट इज चेंजिंग एज यूजुअल। इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, देखो इसमें भी चेंज। लेकिन आप अभी भी ये बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव ही कर रहे हो ना, या तो कंडक्टर को मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिक कैसे बनी? सोचो, दिमाग लगाओ कि इसमें चीजों को हम ऑटोमेटिक कैसे बनाए। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर चैट में सब लोग स्पैम कर रहे होंगे भी यहाँ पे कि सर सिंपल है, यहाँ पे आपका एक करंट जो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये इस कॉइल को ना, ये भी एक कॉइल है सॉलिनॉइड का, इसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल। क्यों कहेंगे प्राइमरी कॉइल? क्योंकि भाई यही वो कॉइल है जिसमें से पहले करंट जनरेट हो, करंट है, जिसमें करंट है, इसी के वजह से फिर इस कॉइल में बाकी चीजें होंगी, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट ऑलरेडी दौड़ रही है, ठीक है। और इस प्राइमरी कॉइल से आपका मैग्नेटिक फील्ड पहले निकल रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपके इस वाले कॉइल से लिंक हो रही है, तो इस कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनी और जब वो चेंज होने लगी तब इस सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट इंड्यूस हुआ, करेक्ट करेक्ट। अब इस प्राइमरी कॉइल में अगर आप देखोगे, आपको दिखेगा क्लियर कि भाई बैटरी लगी हुई है, और बैटरी का जो करंट होता है वो वक्त के साथ बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है ना। बैटरी ऑफ कोर्स, बैटरी का करंट क्यों बदलेगा? थोड़ी ना बैटरी पहले 10 एम्पीयर देगा, फिर बाद में 5 एम्पीयर देगा, फिर बाद में 15 देगा, फिर बाद में 20 देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कांस्टेंट करंट देता है, क्योंकि उसकी एक 20 का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहती है। 10 वोल्ट का बैटरी आपको 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल देगा, और 10 वोल्ट का पोटेंशियल में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट होगी, हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। सो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे करंट कांस्टेंट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इफ वी हैड अ वे that we replace this constant current with a changing current, जो वक्त के साथ बदले, जो एक्चुअली में पहले आपको 10 एम्पियर दे, फिर 0, फिर 10 दे, फिर 5 दे, वो वक्त के साथ बदलता रहे। अगर ऐसा हो तो फिर वो जो करंट, क्योंकि करंट बार बार बदलेगा प्राइमरी कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार बदलेगी। तो अगर मैंने इस कॉइल को, आपके इस कॉइल को, अरे भाई, और इस मैग्नेट को यहां पे ऐसे लेकर कर रख दिया, पास एक साथ जोड़कर रख दिया, और अगर मैंने उस करंट को चेंजिंग करंट में यहां पर रख दिया इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट करंट, तो क्योंकि करंट बार बार बदलेगी, प्राइमरी कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार बदलेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बार बार बदलने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई मिल गई हमें लिंक टू दिस कंडक्टर, तो आपको करंट इंड्यूस होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल में, है कि नहीं? करेक्ट, करके देखते हैं, बैटरी निकालते हैं और चेंजिंग करंट डाल के देखते हैं। देख सकते हो आप देख रहे हो करंट बदल रही है। मैं इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा आपको दिखने के लिए, ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, करंट चेंज होती जा रही है, और क्योंकि करंट चेंज होती जा रही है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें करंट पैदा होते जा रही है। तो ये जो करंट थी, जो आपको बैटरी दे रही थी, कांस्टेंट करंट, जो वक्त के साथ कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट, चेंज नहीं होती। एंड द करंट व्हिच वाज गिवन लेटर, इट इज कॉल्ड एज द एसी करंट, व्हिच इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो वक्त के साथ ऑल्टरनेट होती है, चेंज होती है। तो ये है वो दो टाइप ऑफ करंट के बारे में जो मैंने इसी के साथ आपको पढ़ा दिया, क्योंकि भाई सब एक ही कहानी का भाग है। तो DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट एंड AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानोगे तो मैंने बता दिया आपको, एक वक्त के साथ कांस्टेंट होता है, एक वक्त के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये क्लियर हुआ कि हाँ कैसे सर जनरेटर के अंदर जाकर ऐसे ऐसे मैग्नेट को हिलाए बिना भी आप करंट इंड्यूस कर सकते हो। लेकिन जनरेटर में वैसे ये इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बच्चे दिमाग में ये सवाल होगा, सर आप करंट के थ्रू करंट पैदा कर रहे हो, तो करंट तो पहले वेस्ट कर ही रहे हो ना, फिर करंट पैदा करने का क्या मतलब होता है? बहुत सही सवाल है भाई, बहुत सही सवाल है। इसे जनरेटर के अंदर हमको मूव करने के बदले, इंस्टेड ऑफ वी मूविंग दी मैग्नेट और दी मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या करते हैं, हम जनरेटर के अंदर पेट्रोल डालते हैं। बहुत आपने देखा होगा, बहुत बार हम जनरेटर के अंदर पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल डालने के बाद उसके अंदर का इंजन जो है चालू हो जाता है,
और वो इंजन क्या करता है, वो इंजन हमारे बदले मैग्नेट को घुमाता है, या तो फिर उसके अंदर का जो कंडक्टर रखा है उसको घुमाता है, ठीक है। और उस कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो आपका करंट पैदा होता है। ये आपका जनरेटर का सिनेरियो, अगर आपके सिलेबस होता है मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाता, बट एनी हाउ पहले पढ़ा हुआ आप देख लेना चाल में, ठीक है। सो नाउ यू गॉट अ क्लियर कट आइडिया कि भाई क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे सिनेरियो बना। अब ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, दो कॉइल वाला, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल वाला, इसको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी आपको यही एक्सपेरिमेंट पूछ लेता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक्सप्लेन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट, तो आपको यही करना है। कंसिडर अ कॉइल कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल व्हिच हैज अ बैटरी, consider another coil which is a secondary coil which has which has nothing but which has a galvanometer, ठीक है। when you switch on the current in the primary coil, what happens is the current starts flowing through the primary coil and it then generates a magnetic field. When that magnetic field gets linked with the secondary coil, an EMF is induced in the secondary coil and the current starts flowing through it. This is the experiment which you need to tell it clearly. तो मैंने बहुत ही फ्लो चार्ट में बनाकर यहाँ पे रख दिया है, कर लेना डाउनलोड नोट्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहो तो फोटो भी ले लो। डन। सो वी आर डन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब 10th ग्रेड वालों का यहाँ पे EMI खत्म हो जाता है, ठीक है, EMI खत्म हो जाता है, लेकिन ICC वालों के लिए एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है कि वो EMI निकाले कैसे, जो इंड्यूस किया आपने EMF, उसका फॉर्मूला क्या है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF। अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी, बट आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, क्या पता आ जाए, बट नहीं आते जनरल, ठीक है। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में नहीं आया। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द कॉइल डिवाइड बाय टाइम इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ये आपका फॉर्मूला है, तो नोट डाउन कर लो, ऐसे आना नॉट इंपॉर्टेंट है, बट यू गेट द आइडिया। अब आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मर्स भी हुआ करता था, जो काफी प्यारा टॉपिक था, वैसे वो भी नहीं है इस बार, तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बहुत कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि भाई जब हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने, व्हाट वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, बताओ जल्दी से, मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जल्दी बताओ, चैट में बताओ जल्दी से। आज तो भाई हम सेशन ज्यादा लेके नहीं जाएंगे, 30 मिनट 35 मिनट्स के अंदर ये खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे चैट पे। एवरीवन इज टेलिंग मी वन सिंगल आंसर, सर जी बताया तो था आपने, कहाँ गया भाई, हाँ आजा आजा आजा, हाँ बताया था सर आपने क्लियरली, F इज इक्वल टू BIL, बिल था सर, वो बिल क्या था, वो बिल था। और बताइए यहाँ पे क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग, सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, F इज इक्वल टू बिल्स, सॉरी बिल्स कैसे, चलो बताते हैं, काहे चिंता कर रहे हो, बता रहे हैं भाई, चिंता काहे कर रहे हो आप, हम हैं तो काहे इतना गम है। देखो ध्यान से, ठीक है, तो बिल्स में बी किस पे स्टैंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, किसका, परमानेंट मैग्नेट का। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट को बड़ा कर दूं, अगर मैं ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, तो क्या होगा, ऑफकोर्स आपका करंट बढ़ेगा। करके दिखाऊं, देखो, ठीक है, ये यहाँ पे मैं, आप देख रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट, इसको अगर मैं 0 कर दूं, 0 है, पूरा 0 है, कुछ हो रहा है नहीं, 50% कर दो, ठीक है, 50%, देखते हैं, हाँ सर करंट आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करंट आ रही है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, 100 कर दो तो 100%, ठीक है, तो 100%, अब इसकी करंट ज्यादा आ रही है, so of course we increase the strength of the magnetic field of the bar magnet, the current induced will be increased, so B पक्का डन। now I current, ये कौन सा है सर, हाँ करंट, तो इसमें how can the induced EMF will depend upon the current which the EMF will be generated, जो चीज पैदा ही नहीं हुई फैक्टर कैसे हो सकता है, करेक्ट। तो ये करंट जो है आई, वो इसका नहीं है, सेकेंडरी कॉइल का नहीं है, प्राइमरी कॉइल का। वो ये कहना चाहते हैं कि आप बार मैग्नेट यूज करोगे तो बी है फैक्टर, अगर आप यूज करोगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, तब आपका आई आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी है ना वो, कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को ज्यादा रखोगे तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगी, तो उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो आई भी सॉल्व हो गया। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, प्राइमरी कॉइल का या तो सेकेंडरी कॉइल का, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, जैसे यहां पे देख सकते हो लूप्स कितने, 4 है, ठीक है, मैं यहीं पे रख देता हूं इसको, ताकि आपको दिख रहा है ना कि बल्ब कितना ग्लो हो रहा है, कम हो रहा है। अब मैं लूप्स कम करता हूं, देखो एक लूप है, देख रहे हो आप, कम हो गए अपने आप, करंट कम हो गए। लूप्स का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, या तो फिर आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑलमोस्ट द सेम थिंग ना, कितना लंबा होगा उतना टर्न्स मारोगे एट द एंड ऑफ द डे। तो आप लूप्स को बढ़ाओगे तो आप देखोगे बढ़ता जा रहा है, 4 EMF बढ़ गया।
तो वैसे अगर मैं सेकेंडरी कॉइल का भी लूप चेंज करूं तो देखोगे आप कैसे होता है। देखो सेकेंडरी कॉइल का यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में चेंज करो, कम कर दिया मैंने, देखो कम हुआ ना वहां पे, आप देख सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल में कम हो गया, वायर एक ही है अभी। वैसे प्राइमरी कॉइल में भी कम होता रहा, देखो 3 2 1 अब 4 पे, ठीक है। अब थोड़ा और कम, इससे कम तो नहीं होगा, बढ़ाते हैं भी, चलो 3, देख रहा सबसे ज्यादा। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी हो गया। अब आपके दिमाग में होगा आ रहा होगा सर ये एस क्या है, सर एस, तो अब ये बार मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो फर्क नहीं पड़ता, एस का फैक्टर क्या है, एस इज नॉट शरबत, एस इज नॉट एनीथिंग यू थिंकिंग, डेफिनेटली नॉट शादी। एस मीन्स द स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, यानी कि जब मैं मैग्नेट को स्लो से ले जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है ना भाई, क्योंकि मैं मैग्नेट धीरे धीरे ले जा रहा हूं, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है कंडक्टर के साथ। तो आपने देखा कितना करंट हुआ, देखो अब यहां पे प्यार से धीरे धीरे ले जा रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड, देख रहे हो कितना करंट आया। लेकिन अगर मैं इसे तेजी से ले आऊं, देखे यार कैसे चमक रहे थे बल्ब हमारे, देखो that is the S, speed of the change in magnetic field. Now I hope you guys got that correct. तो जोर से बोलो भाई बल्ले बल्ले on the chat. I really hope you guys got the idea. यही सारे कॉन्सेप्ट आपको आएंगे 12th ग्रेड में भी, इसलिए मैं अपने 10th वालों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ इस टॉपिक्स। ठीक है, चलो अब हो गया, सो वी आर डन। हाँ, अब डायरेक्शन कैसे निकालना होता है, आई थिंक इट्स अ वेरी नोन फैक्ट। डायरेक्शन निकालने के 2 तरीके हैं, सीबीएसई में सिर्फ एक तरीका है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकाले सर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। लेकिन आईसीएसई में एक और तरीका है विच इज लेंज लॉ। ठीक है, तो ये लेंज लॉ है बहुत सिंपल, में पढ़ेंगे हम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जल्दी से कर लेते हैं, तो दोबारा हम भरतनाट्यम को शुरुआत करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल है वो एकदम सेम है। तो राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा आपने, बहुत क्लियरली पता है, एवरीवन नोस की इफ यू एक्सटेंड आउट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि तीनों को तीनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर हैं, तो इफ योर इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field and the middle finger gives the direction of the current, then the thumb gives the direction of the force. Everyone knows that. और इसका हमने शॉर्टकट क्या लिखा था, हमने इसका शॉर्टकट लिखा था FMC, याद है आपको, याद है ना भाई, बहुत मैंने से पढ़ाया था हमने। यार कहां जा रहा है यार, कुछ तो हो रहा है भाई, हाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे साइड में आ नहीं रहा, यही कर रहा है। ठीक है, एनीहाउ हमने पढ़ा था FMC, F stands for father और फोर्स, देख उल्टा लिख रहा हूं मैं, उल्टा, वाह सीरियसली में ये किया था मैंने। M stands for mother और मैग्नेटिक, हे भगवान उल्टा लिखते स्पेलिंग भूल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया। C stands for करंट, अरे उल्टा लिख दिया, और चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, पढ़ा हुआ हमने कैसे, फादर मदर चाइल्ड। अब क्या करोगे सब लोग इसका स्नैपशॉट लेके आईने के सामने खड़ा हो जाए, सब सीधा दिखेगा। सो फादर मदर चाइल्ड और फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड करंट, सिंपल सॉर्टेड डन। ये शॉर्टकट हमारा याद रखने का। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी यही है, फादर मदर चाइल्ड, थंब shows you the direction of force, index finger gives the direction of magnetic field, then the middle finger will give you the direction of not just current, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे करंट ऑलरेडी नहीं है, यहाँ पे करंट इंड्यूस किया जा रहा है, तो दिस वुड बी नॉट जस्ट करंट, इट वुड बी इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट यानी कि यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड करंट, वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड चाइल्ड, समझे। तो अब बच्चों का डाउट ये होता है कि सर जी ये तो बताओ आप पहले कि हमें पता कैसे चले कि भी कहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है और कहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। यार इतने तो सिंपल सवाल है, सोचकर देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में किसको फाइंड करते हो, किसके लिए बनाया हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जहां पे आपको निकालना होता है पप्पा को, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना होता है। हाँ ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे बहुत सवाल होंगे जहां पे फोर्स दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, लेकिन वहां पे क्लियर होती है कि भाई फोर्स का प्रिंसिपल लगा हुआ है सवाल में। द लॉ बीइंग यूज्ड इन दैट क्वेश्चन इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वैसे
जहां पे भी आपको दिखे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन हो रहा है, वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा। इन अ सिंपल वे, अगर आपको सवाल में दिख जाए इंड्यूस्ड वर्ड, इंडक्शन वर्ड, तो समझ जाना वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होगा। और यहां पे आप किसको निकालोगे? यहां पे आप अपने बच्चे को ढूंढोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्लियर हो गया। इसके बाद सवाल करेंगे, डोंट वरी, बट लेट अस ट्राई आउट लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार रीड करो उसे। अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस्ड इट। मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस, मतलब वो ऐसा है कि जिस वजह से वो पैदा हुआ है वो उसी के अगेंस्ट है। तो बात होगी कि बच्चा मां के अगेंस्ट हो गया। एग्जैक्टली। अब मैं आपको समझाता हूं, इसे ध्यान से देखना। ये कॉइल है, इसमें अभी कोई भी करंट नहीं है ऑफ कोर्स, और ये मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपके कॉइल के पास जा रहा है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपके कॉइल के पास जा रहा है। अब इस मूवमेंट की वजह से ऑफ कोर्स सी बात है, आपके कॉइल में करंट आएगा। सिंपल है, पता है आएगा सर, बिल्कुल आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है, आएगा। अब उस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो इस मैग्नेट पास आ रहा है ना, इस मैग्नेट के पास आने को अपोज करेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसमें करंट पैदा होगा तो ओरेस्टेड के लॉ के हिसाब से उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मेरे इस कॉइल में यहां पर कौन सा मैग्नेटिक पोल हो जो नॉर्थ पोल को अपोज करेगा? नॉर्थ पोल। तो यानी कि होता क्या है, अगर नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रही है तो मेरे कॉइल के फेस पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि द रीजन विच इज कॉजिंग द करंट टू प्रोड्यूस उसको अपोज कर सके वो। यानी कि आप पास ला रहे हो भाई, ऐसे जनरेट करेगा भाई, अपोज कर देगा वो, पूरा अपोज कर देगा वो, आने नहीं देगा पास आपको। दैट्स व्हाट इज लेंस लॉ। ठीक है, तो क्या फिर इसके बाद फिर आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स है, नॉर्थ पोल बना हुआ, आपको पता है क्लॉकवाइज रूल है ना। नॉर्थ पोल सोलिनॉइड हो या क्लॉक आपका सर्कुलर कॉइल हो, क्लॉकवाइज रूल का इस्तेमाल करो। नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो सर व्हाट इफ द कॉइल इज गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो व्हेन द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर वो दूर जा रहा है और नॉर्थ पोल दूर जा रही है, तो फिर इसका काम क्या होगा? इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इट विल अपोजिट, यानी कि दूर जाने को खींचेगा वो। तो यानी फिर क्या बनना चाहिए? फिर वो साउथ पोल बनेगा। एवरी टाइम इट्स जस्ट गोना अपोजिट। तो लेंजेस लॉ को सिंपल तरीके से समझने का मतलब यही है कि अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो यहां पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहां पे साउथ बनेगा। पास आओगे तो मैं तुम और इक्वल, तुम दूर जाओगे तो मैं और तुम अलग। कुछ याद आ रहा है? तो मान लो कि मैग्नेट और कॉइल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर तुम पास आओगे तो मैं भी सेम। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ पास आ रही है तो मैं भी नॉर्थ। अगर तुम दूर जाओगे तो मैं तो भाई निकल ही गई, समझ लो। यानी कि अगर नॉर्थ दूर जाएगा, साउथ ऑपोजिट। यही सेम केस होगा आपके साउथ पोल से रिलेटेड। साउथ नजदीक आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ। समझ गया? कूल, डन, सॉर्टेड। चलो भाई, लेंस लॉ भी हो गया, इसके साथ हमारी कहानी खत्म। एसी डीसी के बीच में कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे होंगे कि सर एसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यार ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सो कहाँ पे गया? हाँ, तो इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में एसी का इस्तेमाल होता है।
क्यों? इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? आप हाउस होल्ड सर्किट से पढ़ोगे, सबसे पहला टॉपिक वही है, बट इन जनरल बता देता हूँ। जो आपके बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल, क्या कहते हैं आपके टाइडल, उसके बाद फिर आपका ओशियन, फिर आपका न्यूक्लियर, ऐसे बहुत सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं। सो इन पावर प्लांट्स में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको आपके घर तक पहुंचाना होता है। तो उस घर तक पहुंचाने के लिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पावर प्लांट्स के आपके घर तक ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप में करंट आपके घर तक पहुंचता है। और घर पे पहुंचने के बाद ऑफ कोर्स ये बात है, आपको अपने बल्ब्स फ्लक्चुएट होते नहीं दिखा देते ना, तो कम हो गया करंट, ऊपर नीचे हो गया, नहीं, घर में घुसने के बाद वो डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? और यही थी सबसे बड़ी वॉर बिटवीन निकोला टेस्ला एंड एडिसन। ठीक है, दोनों लड़ रहे थे एसी और डीसी के ऊपर, और बात ये बहुत क्लियर हुई कि एसी ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसफर करते हो तो उसका पावर लॉस कम होता है और आप तक एनर्जी पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसफर करते वक्त आप हायर वोल्टेज में उसे भेज सकते हो और हायर वोल्टेज में पावर लॉस कम होता है। लेकिन डीसी का मामला ये है कि भाई आपने एक बार हायर वोल्टेज में भेज दिया डीसी, तो फिर आपके घर तक वो हायर वोल्टेज में आएगा और अंदर उससे आपके सारे करंट को उड़ा देगा, घर को ही उड़ा देगा वो तो। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घर तक जब पहुंचता है तो उसको फिर आप लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स करके बार पापा ने बोलते सुना होगा, अरे ट्रांसफॉर्मर फट गया। ट्रांसफॉर्मर का काम यही होता है कि वो आपके हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। एनी हाउ दिया हुआ है क्लियरली मैंने यहाँ पे, डोंट वरी। चलो क्विज से चलते हैं। अभी वी हैव 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस टू आस्क यू गाइस। अरे क्या बात है, 30 मिनट खत्म कर दिया हमने। 3 सवाल आ रहे हैं आपके सामने, 14 सवाल आपके लिए होमवर्क होगा, तो गेट रेडी पीपल। क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग ऑन योर स्क्रीन्स। जितना हमने पढ़ा देखते हैं हमने कि भाई अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो यहाँ पे, Lenz devised the rule to find out the direction of current induced in a circuit, electromagnetic difference, potential difference, flow of power infused। बहुत सिंपल है, स्पैम कर दो चैट में। 5 4 3 2 1। जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, आई रियली वांट यू गाइस टू पुट डाउन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इसको लाइव नहीं देख रहे तो कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। करंट निकालना है, ऑटोमेटिक इंडक्शन है ना, करंट निकालना है आपको। क्वेश्चन 2, if we apply the law of conservation of energy to electromagnetic induction, the electrical energy induced in a conductor comes from what? Potential energy, heat energy, kinetic energy, mechanical energy। इतना इजी सवाल, इतना इजी सवाल मैंने करके दिखा देता। मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया था आपको, ऐसे ऐसे स्पैम करते सबने। इट इज डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी। आप मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें काइनेटिक क्लियरली दिया है ना, मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी हुआ। मैकेनिकल एनर्जी नहीं होता और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी होता अगर ऑप्शन हो, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी सही जवाब होता। काइनेटिक एनर्जी इज अ बेटर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले पूछा जा रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन इज द मैग्नेट मूविंग। अब इसका जवाब निकालने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, जैसे आपने देखा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैक्टर्स दैट इफेक्ट, जिसके थ्रू जनरेटर में इतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, जिसके थ्रू हम करंट पैदा कर सकते हैं और जिसके थ्रू हमें बिजली मिल सकती है और हमारी जीवन जो है, जिंदगी हर दिन की तरह चल सकती है। वो फैक्टर्स आपके हैं बिल्स। अगर आप उनको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाते हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच जाती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। अगर आप उनको हम सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, मान लो हम इतना मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं दे पाए, मान लो हम इतना करंट ही नहीं दे पाए, या तो मान लो आप लेंथ को बढ़ा ही नहीं पाए, या तो स्पीड नहीं बढ़ा पाए, ये सब के बारे में पता नहीं होता फैक्टर्स, तो फिर आप या हम कैसे जी पाते? वैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, अभी 10th के बोर्ड को थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं, वो तो आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आप लोगों के एस्पिरेशंस क्या क्या है? जेई है, नीट है, क्या क्या आपके एस्पिरेशंस? क्या आपको कॉमर्स करना है, जेई करना है, नीट करना है? सर ये तीनों नहीं करना है। जो भी आपके एस्पिरेशंस हो, मैं चाहता हूं कि आप चैट में बताओ और मुझे आप ये बताओ वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको अपने अपने एस्पिरेशंस तक, अपने अपने सपनों तक पहुंचने के लिए हेल्प करें। वो कौन से फैक्टर्स हैं आपके? यहां पे 4 थे हमारे बिल्स, आपके क्या है? चैट में बताओ जल्दी से, मुझे बता रहे हो सब लोग? एवरीवन पुटिंग इट डाउन। तो जो भी आपने बोला मैं गेस करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं गेस करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट्स, टीचर्स और आपके नोट्स, प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, मोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपके मेजर होंगे, है ना? आई नो अबाउट दैट, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा हूं, आई नो कि आप लोग क्या जवाब दे सकते हो।
तो थैंक यू सो मच टेलिंग मी ऑल दैट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पता है ये सारी जो चीजें आपने बोली ना वो साइड पे है, मैं बताता हूं आप लोगों के लिए और शायद आपके पेरेंट्स के लिए, मेजॉरिटी आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पे आते हैं पढ़ने के लिए, और मेजॉरिटी आपके पेरेंट्स के लिए, इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसे, एनरोलमेंट फीस सर। और बहुत लोगों के लिए यहां पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन एक और काफी बड़ा सेक्टर ऐसा भी है जो ये भी कहता है कि चलो फीस तो हम देख लेंगे, या तो फीस कम होनी चाहिए, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बच्चे का, कि फीस जितना भी हो बच्चा मेहनत तो करेगा ना यार, आप मेहनत तो जरूर करोगे ना। और 2 साल की मेहनत होती है, 2 साल जिंदगी के बहुत 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 लंबा समय होता है, और वो 2 साल में अपने आप को झोंक दोगे पूरा, जेई में हो, नीट में हो, तो कॉमर्स में हो, तो अपने फ्यूचर के लिए आप झोंक दोगे, यही करोगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। जो भी लोग सीरियस हैं, या तो जो लोग सीरियस नहीं है कोई बात नहीं भाई, आप लोग कहीं ना कहीं अपना आप झोंकोगे, तो कोई बच्चा क्रिकेट में झोंकेगा, कोई बच्चा डांस में झोंकेगा, कोई बच्चा सिंगिंग में झोंकेगा, लेकिन जो भी आप करोगे अपने आप को पूरा डाल तो दोगे उसमें, you'll be completely into it, isn't it? That's all I need. I don't want you to just go into JEE NEET for the God's sake. No, do it for yourself. तो जब आप झोंक रहे हो, हम ये कह रहे हैं वेदांतों की तरफ से, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, we will take care about the fees. We have already taken care of the results last year. 1500 से ज्यादा सिलेक्शंस इन JEE एडवांस, और वो 1500 के 1500 बच्चे IIT में, ऐसे नहीं कि बस सिलेक्शन हो गया, IIT में 1250 प्लस सिलेक्शंस इन नीट, सारे के सारे बच्चे एम्स में, ऐसे नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन हुआ है एम्स में। 1500 सिलेक्शंस में भाई 10,000 बच्चों तक हो सकते हैं ना, 10,000 तक रैंक आती है, लेकिन हमारा ये कि 1500 सिलेक्शन जो हुए हैं वो सब IIT में है। 10,000 जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं सबको IIT मिलना जरूरी नहीं होता, समझ रहे हो? और मनपसंद वाली IIT मिलना वो तो बिल्कुल जरूरी नहीं होता। और मैं इसके ऊपर एक और सरप्राइज बताऊंगा, बट उसके पहले आने से पहले, आप लोगों ने अभी बहुत जगह पे एनरोल कर लिया होगा, कितना एनरोलमेंट फीस था, है ना? बताओ जल्दी से चैट पे। आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक इनटू द चैट, जब सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं इस चीज का। 2 साल का कोर्स जिसमें आपको 11th ग्रेड भी पढ़ाया जाएगा, 12th ग्रेड भी पढ़ाया जाएगा, और जेई में आपको अव्वल बनाया जाएगा, या तो नीट में आपको अव्वल बनाया जाएगा, या तो कॉमर्स। 3 साल का कोर्स कहीं पे भी ऑफलाइन आप देखो 1.5 लाख 1 लाख से कम नहीं होता है। और क्या वो यही रिजल्ट का प्रॉमिस कर सकते हैं? आप सोचो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें। आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो को देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं तो मैं अपने कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूं, ठीक है? ये मैं गया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? आई एम गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन नाउ, और डिस्क्रिप्शन में मुझे मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक, यहां पे जेई का 2 साल का कोर्स 2022 से 2024 तक आप लोगों के लिए, नीट का 2 साल का कोर्स 2022 से 2024 के लिए। तो जेई पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे आप लोग भी अभी क्लिक करोगे, मैं चाहता हूं कि सब लोग यहां पे क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहां पे दिखेगी प्राइस, लॉन्च प्राइस ऑफ द AI लाइव कोर्सेज। नाउ व्हाट इज दिस AI लाइव? AI लाइव इज नथिंग बट ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव लर्निंग कोर्सेज, जहां पे आपको वेदांतों के वो हर फीचर, लीडर बोर्ड, क्विजेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ पूरा मिल रहा है। इट्स जस्ट कि आपका जो टीचर है वो नॉन लाइव होंगे, दैट्स ऑल। बट क्या मजा कम हो रहा है? नो, क्योंकि हमने ऑलरेडी AI लाइव बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, एंड द एवरेज रेटिंग ऑफ टीचर्स इन AI लाइव क्लासेस, इन जनरल वेदांत का 4.8 है, लेकिन विद AI लाइव क्लासेस में टीचर्स की रेटिंग 4.9 आ चुकी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई उसी लेवल की है, मजा भी उसी लेवल का है, इंप्रूवमेंट भी उसी लेवल का है, लेकिन प्राइस 60,000 से 13,500 पे आ चुका है। तो भाई खुशी तो हो गई कि जब सब कुछ ऊपर है प्राइस कम हो गया।
तो 13,500 इज नॉट फॉर 6 months, डेफिनेटली नॉट फॉर 3 months, नॉट फॉर अ ईयर, बट फॉर 2 years. इसमें जैसे मैंने कहा, जेई प्लस स्कूल फुल कोर्स, मेन एडवांस सब कुछ, 1000 घंटे से भी ज्यादा टीचिंग, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ सिर्फ 13,500 पे. ये एक्चुअली है 15,000 पे, दिस इज एक्चुअली 15,000, बट क्योंकि आप मेरे सेशन को देख रहे हो तो मेरा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको सीधा. यहाँ पे यू कैन सी वेरी क्लियरली कि भाई, हाँ देखो आप यहाँ पे AK Pro कूपन कोड लगा हुआ है, 13,500 फॉर 2 years. और इसमें भी और क्या है भाई, आपको स्टडी मटेरियल PDF मिल जाएगा, यानी कि तत्व बुक्स आपको मिल जाएंगे PDF पूरे के पूरे. सो जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ, यू जस्ट नीड टू साइन अप एंड एनरोल. और यहाँ पे बेस्ट बात ये भी है दैट यू गेट समथिंग कॉल्ड एज EMI. मतलब 13,500 2 साल में देने के लिए भी आपके पास EMI है. तो आप मुझे बताओ कि भाई कौन से पेरेंट्स ना बोलेंगे और आप क्यों ना बोलोगे? आई डोंट सी एनी रीजन. तो जाओ, अपनी जिंदगी बदलो और अपने सपनों को पूरा करो. मेरे पास कोई और रीजन नहीं है, ना आपके पास कोई और रीजन है टू नॉट गेट दिस. डोंट टेल मी ऑल दैट रीजंस कि ऑलरेडी एनरोल्ड है. गेट दिस. ठीक है. अब अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट है, या तो यू गाइस रियली वांट समवन टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट समथिंग लाइक दैट, you can see a WhatsApp number coming onto your screen right now. Just send a message on the WhatsApp saying that hi, my name is this. इसका मैसेजिंग फॉर्मेट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट यू कैन जस्ट यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे देखो, माई नेम इज अभिषेक, आई एम इन दिस ग्रेड एंड आई वांट टू जॉइन द फैमिली ऑफ JEE और NEET एंड आई एम टेक्सटिंग आफ्टर वॉचिंग अभिषेक सेशन. बस इस पर क्लिक कर देना अगर आपको जरूरत है किसी से बात करवाने की. वरना पीपल कम ऑन यार, ऑटो सेल्स पे तो आप आराम से अपने आप जाओ करो, क्या है इतना बड़ा, अपने आप ऑटोमेटिक है सब चीज. ठीक है. चलो अब आगे आते हैं और हमारे सेशन को खत्म करते हैं. लेट्स गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ. हियर वी गो. इन व्हाट डायरेक्शन इज द मैग्नेट मूविंग? अरे इतना इजी सवाल यार. इन व्हाट डायरेक्शन इज इट मूविंग? बता दे सबने. टुवर्ड्स द मैग्नेट, राउट, अवे फ्रॉम द मैग्नेट? नॉर्थ. नॉर्थ. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर तुम पास आ रहे तो मैं भी पास आऊंगी, तो नॉर्थ. नॉर्थ. अरे सही, राइट, खत्म. दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस as a homework today. I really want you guys to let me know the answer in the comment section. And again, absolutely sorry for making it a bit late here, but I'll try my max to finish off your syllabus of physics of ICSE 10 before your May 9th, because I think May 9th को आपका physics उससे पहले मैं करने की कोशिश करूँ. ठीक है. चलो बाय बाय, टेक केयर पीपल. Until next time, this is Abhishek signing off. Stay home, stay safe and stay strong. Next class is going to be one shot of household circuits. We'll see you then. Peace.